नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मचे कुदरत के कोहराम से जुड़ी। दोनों राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हाहाकार मच गया। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मची, तो वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से लोगों की सांसें अटक गईं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में तो बांध से छोड़े गए पानी ने दहशत पैदा कर दी। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए कांगड़ा में सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी उतारना पड़ा, क्योंकि वहां वक्त बीतने के साथ ही मौसम की मार की वजह से हालात बिगड़ते होते जा रहे हैं। कांगड़ा में बारिश की वजह से राजगुंदा वैली में मौजूद सालों पुराना एलिफेंट ट्री गिर गया। हाथी जैसा दिखने की वजह से वो पेड़ लोगों के बीच एलिफेंट ट्री के नाम से मशहूर था। उस पेड़ के गिरने की डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वो पेड़ अचानक ही भरभरा कर गिरता नजर आया। भारी बारिश के बाद सड़क के किनारे पर मौजूद उस पेड़ के आसपास की मिट्टी खिसक गई, जिसकी वजह से वो भारी भरकम पेड़ देखते ही देखते जमींदोज हो गया। हालांकि उस पेड़ के गिरने का एहसास वहां मौजूद लोगों को पहले ही हो गया, जिसकी वजह से उस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को रोक दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वहां मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल फोन में पेड़ के गिरने का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। हाथी के मुंह और सूंड के आकार जैसी बनावट की वजह से यह पेड़ एलिफेंट ट्री के नाम से मशहूर था और पर्यटक उस जगह को सेल्फी पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क नहीं होने की वजह से लोगों ने जान जोखिम में डालकर पहाड़ी रास्तों से एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में कुछ लोग उस गर्भवती महिला को कंधे पर कुर्सी के सहारे ले जाते दिखाई दिए। रास्ता इतना ज्यादा खतरनाक था कि एक कदम भी इधर उधर पड़ता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने बेहद सावधानी के साथ न सिर्फ उस रास्ते को पार किया, बल्कि वहां से गुजर रही एक नदी को भी अस्थायी पुल की मदद से पार किया। एक रोज पहले ही प्रशासन ने नदी के ऊपर 2 बड़े पाइपों को रखकर इस अस्थायी पुल को बनाया था। हम लोगों की मदद करी, यहाँ पे पुल बनाया। हालांकि लाख मुश्किलों का सामना करते हुए उन लोगों ने उस गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचा दिया। इस बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समर हिल इलाके में पहाड़ खिसकने से आई तबाही के बाद जान पर खेलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव के काम में जुटी टीमों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन बीते 4 दिनों से मौसम की परवाह किए बगैर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। हाथों से और मशीनों की मदद से पहाड़ से आए मलबे को हटाया गया। शिव मंदिर के मलबे में दबी टिन की छत और पेड़ के तनों को काटने के लिए कटर मशीन का इस्तेमाल किया गया। जो हमें मेन लग रहा था कि जहां मेन बिल्डिंग थी ऊपर, जो मंदिर का साइड था, वो पूरा क्लियर जेसीबी और मैनुअल के द्वारा साफ हटा दिया गया है। मलबा हटाने के काम में जुटे एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि जिस जगह पहाड़ खिसका वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर एक शव बरामद किया गया। 4 दिन पहले वहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक गया था, जिसकी वजह से शिमला कालका रेल लाइन और एक शिव मंदिर पूरी तरह तबाह हो गया। और शिमला की तरह ही हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चौथे दिन भी बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसके लिए सेना के जवान, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जी जान से जुटी, जिन्होंने वहां के इंदौरा इलाके से 1,500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। बताया गया कि एनडीआरएफ की 6 टीमों के 250 सदस्य रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए, जिन्होंने उफनती लहरों के बीच जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया और न दिन देखा न रात, बस बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में जुट गए। वहां से आई तस्वीरों में एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए लोगों को लाइफ जैकेट पहनाकर नाव के सहारे बाढ़ के पार ले जाते नजर आए। बहुत लोग अभी भी फंसे हैं, 1500 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। वहाँ पोंग बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कई इलाकों में भयावह बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से कई गांव पानी में डूब गए और वहाँ 10 से 12 फीट तक पानी भर गया, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा। इस बीच कांगड़ा में वायुसेना ने 72 घंटे से बाढ़ में फंसे करीब 1000 लोगों की जान बचा ली। बाढ़ में फंसे सभी लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करते दिखे। इसी वीडियो में वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते दिखाई दिए और एक बच्चे और उसके परिवार को बचाते नजर आए। वहां से सामने आई एक दूसरी तस्वीर में धान के खेत के बीच कुछ लोग खड़े दिखाई दिए, जिन्हें वायुसेना की रेस्क्यू टीम के सदस्य ने एक एक कर एयरलिफ्ट कर दिया। कांगड़ा के अलग अलग इलाकों में वायुसेना ने कुछ इसी तरह हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचाया, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहाँ कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए, जिसकी वजह से वहाँ फंसे लोगों को सड़क के रास्ते सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना संभव नहीं था। उधर पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के बाद पंजाब की घग्गर नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से डेरा बस्सी में नदी पर बना पुल सैलाब की चपेट में आकर बह गया और वहां आसपास रह रहे लोग खौफ में आ गए। क्योंकि वहां से आई तस्वीरों में पुल को तोड़ने के बाद नदी का पानी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता दिखाई दिया।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद पंजाब में घग्गर नदी उफान पर आ गई और उसमें खतरनाक लहरें उठने लगी, जो अपने साथ नदी पर बने पुल के एक बड़े हिस्से को बहा ले गई। पुल टूटने की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि ये पुल डेरा बस्सी को ढकोली इलाके से जोड़ता था। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों को भी खाली कराना पड़ा। इस बीच पंजाब के फाजिल्का और फिरोजपुर पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि भाखड़ा और पोंग बांध से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिससे वहां के कई गांवों में पानी घुसने लगा। और अगर भाखड़ा और पोंग बांध से और पानी छोड़ा गया तो मुमकिन है कि पंजाब के कई जिलों में बाढ़ भारी तबाही मचा सकती है। बताया गया कि पीछे से 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो वहां के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें पानी का स्तर और रफ्तार काफी तेज नजर आई, जो आसपास के इलाकों को अपनी जद में लेने को बेताब दिखा। आसपास के कई गांवों में तो पानी ने घुसपैठ करनी शुरू भी कर दी। गांव में तो पानी का लेवल बढ़ गया है, पीछे से 2,25,000 क्यूसेक होने के कारण थोड़ा बहुत गाँव में तो जाएगा। बाढ़ का खतरा बढ़ता देख वहां प्रशासन अलर्ट पर आ गया और बचाव के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। उधर उत्तराखंड के रामनगर से खतरनाक लहरों के तांडव मचाने का एक डरावना वीडियो सामने आया। वहां एक पक्का मकान किसी तिनके की तरह ढेला नदी में समाता दिखा, लेकिन जैसे ही वो मकान नदी में गिरा, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भारी भरकम मकान को पानी में समाता देख लोग खौफ में आ गए। गया। सामने आए वीडियो में नदी के किनारे बना वो मकान देखते ही देखते नदी में बह गया। ऐसा लगा मानो वहां पहले कोई मकान रहा ही ना हो। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस मकान को पहले ही खाली करवा लिया गया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि जिस तरह से मकान नदी में समाया, अगर उसके अंदर कोई मौजूद होता तो भारी नुकसान हो सकता था। रामनगर में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ढेला नदी उफान पर आ गई और नदी में कटान बढ़ने से वहां कई मकान नदी में समा गए। इसीलिए प्रशासन भी अलर्ट हो गया और खतरे वाले मकानों को खाली करवाना शुरू कर दिया। इधर उत्तराखंड के रामनगर में जबरदस्त बारिश के बीच गर्जिया माता मंदिर पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि कोसी नदी के बीचों बीच बने इस मंदिर में दरारें पड़ गई, जिसकी वजह से वो मंदिर कभी भी धराशायी हो सकता है, क्योंकि मंदिर जिस पहाड़ी पर बना है वो धीरे धीरे टूट कर गिरने लगी, जिसकी वजह से मंदिर प्रशासन की चिंता बढ़ गई। उसके लिए प्रस्ताव डीपीआर ओमान के शासन को जारी है। कोसी नदी के बीच बसे इस मंदिर को बारिश में ज्यादा नुकसान न पहुंचे, इसलिए उसे चारों तरफ से तिरपाल से ढक दिया गया, लेकिन मंदिर में आई दरारें खतरे का संकेत दे रही हैं। इस बीच उत्तराखंड में आई बाढ़ ने वहां की कई दूसरे इलाकों में भी भीषण तबाही मचाई। वहां कोटद्वार में नदी में आए तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले गांवों के किसान अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते नजर आए और उनके सिरों पर बोरियां लदी नजर आईं। बताया गया कि वहां रहने वाले किसान अपनी सब्जियां और फलों को बेचने के लिए नदी को पार कर दूसरे गांवों में जाने को मजबूर हो गए। हालात बुरे हैं, पानी जिस दिन रुक जाएगा उस दिन जाना पड़ा नहीं। इस दौरान कुछ लोग तो मोटरसाइकिलों को भी नदी के पार ले जाने की कोशिश करते दिखे, जिसके लिए उन लोगों ने उन मोटरसाइकिलों को डंडे से बांधा और उन्हें कंधे पर रखकर नदी को पार किया। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जमीन खिसकने से हाहाकार मच गया। वहां 9 मकान जमींदोज हो गए और 7 गौशालाएं मलबे में तब्दील हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जमीन खिसकने की एक खौफनाक घटना देहरादून के विकास नगर इलाके में हुई। वहां से सामने आए एक वीडियो में पहाड़ की ढलान पर बने मकान पूरी तरह तबाह नजर आए। चारों तरफ टूटे मकानों का मलबा बिखरा दिखाई दिया। इस दौरान एसडीआरएफ और पुलिस के जवान मलबे को हटाते और जानवरों को सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। 50 से 60 लोग उनको सबको सेफली जो है हमारी पुलिस ने एसडीआरएफ और प्रशासन के लोगों ने उनको सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। गरीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। खतरे को देखते हुए वहां रहने वाले लोग पहले ही अपने घरों से बाहर निकल गए थे। वहां से सामने आए एक दूसरे वीडियो में एसडीआरएफ के जवानों के साथ कुछ लोग सही सलामत बच गए मकानों को खाली करते नजर आए। इधर हिमाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे यमुना नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिल्ली के निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें दिल्ली के लोहे के पुल के नीचे से यमुना नदी उफान पर बहती नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर 205 मीटर तक पहुंच गया। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलने के बाद यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से होते हुए हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचती है। इसी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों पर एक बार फिर बाढ़ आने की आशंका जताई गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगर हिमाचल में ऐसे ही खौफनाक हालात बने रहे तो दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी सड़कों और घरों में घुस सकता है। उधर पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पंजाब में मूसलाधार बारिश ने वहां के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। गुरदासपुर जिले के हालात तो सबसे ज्यादा बिगड़ गए।
क्योंकि गुरदासपुर में बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। खेत हो या घर, सब के सब पानी में डूबे दिखाई दिए। कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ में फंस गए, जिसके बाद गांव वालों की मदद से एनडीआरएफ के जवानों ने उन्हें ट्रैक्टरों से न सिर्फ सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया बल्कि उनके खाने पीने की चीजों का भी इंतजाम किया। और जहां जहां प्रशासन को लग रहा है वहां हमें डेप्यूट कर रहा है। प्रशासन के मुताबिक गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन गुरदासपुर के कई और इलाकों में हालात बुरे होते गए, जिसके बाद उन इलाकों में बाढ़ के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए पहुंच गए। इस दौरान वहां हालात इतने खराब दिखे कि सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। कई इलाके पानी में पूरी तरह डूबे दिखाई दिए, जिसके बाद सेना के जवानों ने बाढ़ के पानी में डूबे गांव वालों को ट्रैक्टर की मदद से निकालना शुरू किया। इस दौरान लोगों की मदद करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहां आने जाने के रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद सेना के जवानों ने नाव के जरिए भी कई लोगों का रेस्क्यू किया। गुरदासपुर के कई इलाकों की मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने सूरत बिगाड़ दी। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में नदी में फंसे एक ट्रक से बीएसएफ ने 5 लोगों को डूबने से बचा लिया। उन लोगों की सांसें उस वक्त अटक गईं जब उनका ट्रक बेकाबू होकर किशनगंगा नदी में गिर गया। लेकिन बीएसएफ के जवानों ने वक्त रहते उन सभी लोगों की जान बचा ली। उन्होंने किशनगंगा नदी में गिरे उस ट्रक और नदी के किनारे तक एक सीढ़ी लगाई और फिर उस सीढ़ी को मोटी रस्सी से बांध दिया। इसके बाद ट्रक में फंसे सभी लोग उसी सीढ़ी की मदद से किनारे तक पहुंच गए। मुझे कुछ नहीं होगा, रस्सी बांध। इस काम में अगर जरा भी देर होती तो उन 5 लोगों का डूबना तय था, क्योंकि नदी के तेज बहाव की वजह से ट्रक कभी भी बहकर दूर जा सकता था और उसके साथ उसमें बैठे लोगों की भी जान जा सकती थी। लेकिन बीएसएफ जवानों ने ऐसी नौबत आने ही नहीं दी। उन्होंने ट्रक में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर फौरन अस्पताल भिजवा दिया। इधर यूपी के शाहजहांपुर में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां की सड़कें बाढ़ के पानी से लबालब हो गई, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की जान सांसत में पड़ गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लोग बाढ़ के पानी के बीच फंसी एक गाड़ी को धक्का मारते नजर आए। सड़कों पर पानी भरने की वजह से वो गाड़ी बंद हो गई थी, जिसे धक्का मारकर निकाला गया। वहीं एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग नाव के जरिए सफर करते दिखे। तो हम लोग आते जाते हैं तो अपनी जान जोखिम में डाल के आते जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। बताया गया कि रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से उसका पानी आसपास के गांवों में घुस गया। लोगों के घर पानी में डूब गए और सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया। उधर यूपी के फर्रुखाबाद में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। वहां गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी। ऐसे में उसका पानी आसपास के गांवों में घुस गया और हर तरफ पानी ने अपना कब्जा जमा लिया। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें एक मकान का हिस्सा गिरता नजर आया। पहले उस मकान की एक दीवार गिरी और कुछ ही सेकंड बाद उस मकान की छत भी पानी में समा गई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग घुटनों तक भरे पानी के बीच से होकर गुजरते दिखे। इस दौरान एक आदमी अपने बच्चे को गोद में लेकर रास्ता पार करता नजर आया। गांव में पानी घुसने की वजह से कई लोगों के घर डूब गए और लोग उसी के बीच रहने को मजबूर हो गए। इसके अलावा वहां की सड़कें भी पूरी तरह जलमग्न हो गई, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया और जो लोग जरूरी काम से अपने घरों से निकले उन्हें जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से ही होकर गुजरना पड़ा। उधर तूफान और भारी बारिश की वजह से जर्मनी का फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट डूब गया। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एयरपोर्ट के रनवे पर सैलाब बहता नजर आया। पानी के बीच खड़े विमानों को देखकर ऐसा लगा जैसे विमानों की लैंडिंग जमीन पर नहीं पानी पर हुई हो। स्विमिंग पूल में तब्दील हुए एयरपोर्ट पर खड़े विमानों के पहिए पानी में डूबे नजर आए। इन हालात को देखते हुए कई उड़ानें रद्द कर दी गईं और कुछ का रूट डायवर्ट कर दिया गया। बताया गया कि जल भराव की वजह से 70 उड़ानें रद्द की गई, जिसकी वजह से हजारों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें कई यात्री सामान लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार करते दिखे। वहीं कुछ यात्री थककर एयरपोर्ट पर ही सोते नजर आए। इस बीच कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद लोगों को घर छोड़ने की नसीहत दी गई, क्योंकि उस इलाके में आग से फैले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। और वहां के येलोनाई शहर से आई तस्वीरों में धुआं ही धुआं नजर आया। ऐसा लगा मानो वहां कोई स्मोक फैक्ट्री हो। हर तरफ उठते धुएं के गुबार से पूरा आसमान ढक गया। रिहायशी इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ती आग को देखते हुए वहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह जाने की सलाह दी गई। वहां के जंगलों में लगी भीषण आग और उससे उठता धुआं लोगों पर दोहरी मार करने लगा। एक तरफ धुएं के बीच लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया, तो दूसरी तरफ जंगलों में फैलती आग की ऊंची ऊंची लपटें सब कुछ सुहा करने पर आमादा दिखी। ऐसे में वहां के गवर्नर की तरफ से 20,000 लोगों को वहां से घर छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। उधर स्पेन के टेनेरिफे द्वीप के जंगलों में लगी आग भी बेकाबू हो गई। बताया गया कि तेज हवाओं की वजह से आग इतनी तेजी से फैलने लगी कि उस पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए मुश्किल साबित होने लगा।
और ऐसे में दमकल कर्मियों ने हेलीकॉप्टर का सहारा लिया और आसमान से जंगलों में पानी की बौछार की। वहां के तेनेरीफे द्वीप से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें हर तरफ धुएं के बादल छाए नजर आए। आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगा, जिसे देखते हुए आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। बताया गया कि आग में करीब 4,500 एकड़ जंगल जलकर राख हो गया, जिसे बुझाने के लिए 14 एयरक्राफ्ट और 250 सेना के जवान तैनात कर दिए गए, जो दिन रात आग पर काबू पाने में जुटे रहे। वहां से जो तस्वीरें आई, उनमें रात के अंधेरे में भी दमकल कर्मी आग बुझाते नजर आए। इस बीच मलेशिया में एक विमान भीषण हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि सेलांगोर राज्य में वो विमान क्रैश होकर गिर गया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हो गया और उस विमान के 2 पायलट समेत 10 लोगों की मौत हो गई, जिसका खौफ से भर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। और जो वीडियो सामने आया, उसमें एक विमान क्रैश होकर हाईवे पर गिरता नजर आया, जिसके बाद वहां तेज धमाका होता दिखाई दिया। जबकि दूसरे वीडियो में हादसे के बाद आग की धधकती लपटें सड़क किनारे दौड़ती नजर आईं। ऐसा लगा जैसे आसमान से आग का गोला गिरा और नीचे गिरते ही बड़े इलाके में काफी दूर तक फैल गया, जिससे वहां सिर्फ भयंकर आग और काले धुएं का कब्जा दिखा। जबकि दूसरे वीडियो में हादसे के बाद आग की धधकती लपटें सड़क किनारे दौड़ती नजर आईं, क्योंकि मलेशिया के सिलांगो में वो विमान हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि वहां सुल्तान अब्दुल अजीज शाह हवाई अड्डे के पास वो विमान क्रैश हुआ, जिसमें 10 लोग सवार थे। उधर कैरिबियाई देश डोमिनिकन रिपब्लिक के एक बाजार में हुए धमाके का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक इमारत पूरी तरह से जमींदोज होती दिखाई दी। 3 रोज पहले वहां एक बेकरी की इमारत में जोरदार विस्फोट हुआ था, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट के बाद बेकरी की इमारत में आग लग गई। दहशत की वजह से वहां मौजूद लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। बताया गया कि बेकरी में एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसकी वजह से सैन क्रिस्टोबल शहर के उस बाजार में कोहराम मच गया। वहां से सामने आए एक वीडियो में गाड़ियों के शीशे टूटे नजर आए और आग की लपटों के साथ चारों तरफ काला धुआं उठता दिखा। बेकरी में धमाके की वजह से आसपास की 4 इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। सैन क्रिस्टोबल शहर के पुलिस अधिकारी के मुताबिक ब्लास्ट में 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि धमाका कैसे हुआ इसका पता नहीं चल सका, इसलिए पुलिस विस्फोट की सही वजहों का पता लगाने में जुट गई। इस बीच अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां यात्रियों से भरी एक बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और आनन फानन में सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। बताया गया कि वो बस जब हाईवे से गुजर रही थी तभी उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से उसमें भीषण आग लग गई। यही नहीं, उस बस से तेल लीक होने की वजह से वो आग हाईवे पर दूर तक फैल गई, लेकिन इसके बावजूद लोग वहां अपनी गाड़ियां दौड़ाते दिखे। इस बीच आग और भयावह होती गई, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को मिली, वो वहां पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गए। कुछ देर की मेहनत के बाद बस में लगी आग को बुझा लिया गया। इधर मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मामूली मारपीट में एक आदमी की जान चली गई। ये पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें उस आदमी और एक महिला के बीच बहस होती दिखी और कुछ ही पलों में बहस मारपीट में बदल गई। महिला ने उसे छाते से पीटना शुरू कर दिया। उस महिला के पति ने भी हाथ चलाना शुरू कर दिया। उसका एक जोरदार मुक्का लगते ही वो आदमी सीधा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। जिस वक्त ये घटना हुई, ट्रेन कुछ ही पलों की दूरी पर थी। महिला ने ट्रेन को छाता हिलाकर रुकने का इशारा किया। वहां मौजूद बाकी लोग भी हाथ हिलाने लगे, लेकिन न तो ट्रेन रुकी और न ही उस आदमी को ट्रैक से निकाला जा सका। घटना का वीडियो सामने आने के बाद उस महिला और उसके पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच मध्य प्रदेश के मुरैना में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को पीछे से आ रही एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि उस ट्रक का ड्राइवर ट्रक के अंदर ही फंस गया और करीब 1 घंटे तक वो उसमें फंसा रहा। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें ट्रक के आगे का पूरा हिस्सा टूटा हुआ दिखा और ड्राइविंग सीट पर उसका ड्राइवर फंसा नजर आया, जो दर्द से तड़प रहा था। इस दौरान वहां मौजूद लोग उसे निकालने की कोशिश करते दिखे, जो काफी जद्दोजहद के बाद ट्रक के ड्राइवर को निकालने में कामयाब हुए। बताया गया कि हादसे के वक्त ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था, जिसे पीछे से आई तेज रफ्तार एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। उधर यूक्रेन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बारूदी सुरंग की चपेट में आकर यूक्रेन का एक टैंक तबाह हो गया। हालांकि ज़ेलेंस्की की फौज पर यह हमला किस इलाके में हुआ इसका पता नहीं चल सका, लेकिन जिस किसी ने यह वीडियो देखा वो दंग रह गया, क्योंकि उस टैंक में इतना जोरदार धमाका हुआ कि ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फटा हो। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें उस टैंक के अंदर यूक्रेन के 5 सैनिक दिखे, जो रूस के सैनिकों पर बम बरसाते नजर आए। लेकिन इस बीच उस टैंक से 2 सैनिक बाहर निकल गए, पर इतने में वो टैंक बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसमें भयानक विस्फोट हो गया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस विस्फोट में उसके 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच अमेरिका के फ्लोरिडा के मायामी शहर से दक्षिण अमेरिकी देश चिली के लिए उड़ान भर रहे एक विमान में दिल का दौरा पड़ने से एक पायलट की मौत हो गई, जिसके बाद दूसरे पायलट ने किसी तरह उस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
क्योंकि उस विमान में 271 यात्री मौजूद थे और अगर उस दौरान कोई अनहोनी होती तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। ये घटना तब हुई जब 13 अगस्त को अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मायामी शहर से दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो के लिए LATAM एयरलाइंस के एक विमान ने उड़ान भरी। विमान को 56 साल के पायलट आइवन एंडोर उड़ा रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक विमान के उड़ान भरने के 40 मिनट बाद रात करीब 11 बजे पायलट आइवन दिल का दौरा पड़ने की वजह से टॉयलेट में गिर गए थे। इसके बाद यात्रियों के बीच मौजूद 2 डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य अमेरिकी देश पनामा में उस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसके बाद उस पायलट को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। इधर महाराष्ट्र के नागपुर से भी इसी तरह का एक मामला सामने आया। वहां एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के एक पायलट की विमान के उड़ान भरने से ठीक पहले मौत हो गई। 40 साल के उस पायलट की मौत तब हुई जब वो नागपुर से पुणे के लिए उड़ान भरने की तैयारी में थे, लेकिन उसी दौरान वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने पायलट की मौत की वजह हार्ट अटैक बताया। ये घटना नागपुर एयरपोर्ट की है, जहां से इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान को पुणे के लिए उड़ान भरनी थी। इसी तरह की एक दूसरी घटना में कतर एयरवेज में भारतीय मूल के एक पायलट की भी मौत हो गई। बताया गया कि दिल्ली से दोहा जाने वाली फ्लाइट में वो एडिशनल क्रू मेंबर के तौर पर सवार थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट में मौत हो गई। मतलब 2 दिन के अंदर दिल का दौरा पड़ने से 2 पायलटों की जान चली गई। भारत में विमानों पर नजर रखने वाली संस्था DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने दोनों पायलटों की मौत की पुष्टि भी कर दी। इस बीच रूस की सेना ने दावा किया कि उसने नीप्रो इलाके में यूक्रेन की हथियारों से भरी एक ट्रेन को तबाह कर दिया। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में ज़ेलेंस्की की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जोरदार हमले में ट्रेन के कुछ डिब्बों में आग लग गई, जिसके बाद उसमें रखे हथियार तबाह हो गए। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया और धमाके की तेज आवाज भी सुनाई दी। वहीं धमाके के बाद राहत का काम करने वाली टीम रेस्क्यू के लिए जुट गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हवाई हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ट्रेन के डिब्बे हथियारों के साथ ही जलकर राख हो गए। यूक्रेन पहले से ही हथियारों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में उसके हथियारों से भरी ट्रेन का तबाह होना जंग में उसकी परेशानियां बढ़ा सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के ओदेसा में अनाज के भंडारों को निशाना बनाया, जिस पर अमेरिका भड़क गया। रूस पिछले महीने ही अनाज समझौते से बाहर निकल गया था। उस समझौते की वजह से यूक्रेन के जहाज काला सागर के रास्ते दुनिया के कई देशों में अनाज निर्यात कर रहे थे, लेकिन दावा किया गया कि पुतिन के ग्रेन डील से हटने के बाद रूसी सेना लगातार यूक्रेन के ओदेसा को निशाना बना रही है। और इसी कड़ी में उसने एक बार फिर ओदेसा में यूक्रेन के अनाज भंडारों पर हमले किए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के हमलों में अनाज गोदामों को भारी नुकसान पहुंचा। उनके अंदर रखा हजारों टन अनाज बर्बाद हो गया। हालांकि दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज को जोरदार झटका देते हुए उसके 13 आत्मघाती ड्रोन मार गिराए। खबर के मुताबिक ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने इन ड्रोन को ओदेसा और मिकोलाइव के अलग अलग हिस्सों में ढेर कर दिया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस यूक्रेन के अनाज को दुनिया के जरूरतमंद देशों तक पहुंचने से रोक रहा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड और लातविया के बाद अब लिथुआनिया भी बेलारूस से लगी अपनी सीमा को सुरक्षित करने में जुट गया। बताया गया कि लिथुआनिया ने बेलारूस जाने वाले 6 रास्तों में 2 को बंद कर दिया। लिथुआनिया नेटो का सदस्य देश है और जंग की शुरुआत से यूक्रेन के साथ खड़ा है, और इसीलिए पुतिन की हिट लिस्ट में लिथुआनिया का नाम भी शामिल है। रूस कई बार यूक्रेन की मदद करने के लिए लिथुआनिया को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुका है, लेकिन बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पहुंचने के बाद लिथुआनिया की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि लिथुआनिया बेलारूस के साथ लगभग 680 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसीलिए उसे वैगनर ग्रुप के हमलों का डर सताने लगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक लिथुआनिया और पोलैंड बेलारूस के साथ अपनी सीमाओं को पूरी तरह से बंद करने पर चर्चा कर रहे हैं। बताया गया कि इसी कड़ी में लिथुआनिया ने बेलारूस जाने वाले 6 रास्तों में 2 को बंद कर दिया। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी बेलारूस को मिली, उसने लिथुआनिया के फैसले की निंदा की। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप ने अपना कातिल चेहरा छिपाने के लिए बेलारूस में अपनी पहचान शिक्षा के लिए काम करने वाली संस्था के तौर पर बताई, जबकि पुतिन की इस प्राइवेट आर्मी को कसाई ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके जिस जंग में भी उतरते हैं वहां बेरहमी से दुश्मनों को मिटा देते हैं। कहा जाता है कि पुतिन को जीत का तोहफा देने के लिए ये लड़ाके किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप ने अपना कातिल सेना का चेहरा छिपाने के लिए बेलारूस में नए पैंतरे का सहारा लिया, जिससे वो बेलारूस में बैठकर दुनिया को धोखा दे सके। दावा है कि रूस से लौटने के बाद वैगनर ग्रुप ने बेलारूस के एक इलाके में अपना ठिकाना बनाया और वहां उसने शिक्षा के लिए काम करने वाली एक संस्था के तौर पर खुद को रजिस्टर करवाया, ताकि किसी को भी उसकी असलियत का पता न चल सके। 2 महीने पहले इस ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अपने लड़ाकों को लेकर मॉस्को की तरफ कूच कर गए थे, लेकिन कहा जाता है कि समझौते के बाद वो बेलारूस चले गए। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। हादसे में 15 से ज्यादा तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद कई लोग बस में फंस गए, क्योंकि बस सड़क पर ही पलट गई, जिसके बाद उसमें फंसे लोगों को पुलिस ने निकाला।
और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हादसे वाली जगह से जो तस्वीरें आई उनमें बस सड़क पर पलटी हुई नजर आई। इस हादसे में 15 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में सवार यात्री किश्तवाड़ से चंडी माता मचैल के दर्शन करके लौट रहे थे। लोगों के मुताबिक हादसा ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ, क्योंकि जब बस पलटी तो उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। उधर जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में फायरिंग के आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पिछले महीने 31 जुलाई को चलती ट्रेन में 12 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें आरपीएफ के एक एएसआई समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। और गोलीबारी का आरोप ट्रेन की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह पर लगा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ट्रेन गोलीकांड की जांच में जुटी रेलवे पुलिस ने आरोपी चेतन सिंह और ट्रेन में सवार कई यात्रियों से पूछताछ की। इस दौरान आरोपी चेतन सिंह को 2 बार बोरीवली कोर्ट में भी पेश किया गया। हालांकि वो लगातार खुद को मानसिक तौर पर बीमार बताता रहा। इस बीच रेलवे ने चेतन सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का रहने वाला चेतन सिंह 12 साल पहले आरपीएफ में कांस्टेबल पद पर तैनात हुआ था। इधर मून मिशन के लिए निकले भारत के अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग कर दिया गया। मतलब चंद्रयान 3 ने मिशन का आखिरी पड़ाव भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और यह बताया कि दोपहर करीब 1:15 बजे चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग कर दिया गया। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इस मिशन के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होने वाली है, वो न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सारी विश्व के लिए। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा, मतलब उसकी रफ्तार कम की जाएगी, ताकि लैंडर को एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने तक की यह प्रक्रिया बेहद अहम होगी। और इसरो की तरफ से यह जानकारी दी गई कि 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और 22 दिन के सफर के बाद यह अंतरिक्ष यान 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। और 12 दिन बाद चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान से अलग हो गया और उसके 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है। इसरो के मुताबिक चांद पर उतरने के बाद लैंडर से 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकलेगा, जो एक चंद्र दिवस यानी 14 दिन तक वहां रहेगा। इस दौरान रोवर चांद पर पानी की खोज समेत कई दूसरी चीजों का भी अध्ययन करेगा। भारत की तरह रूस ने भी 47 साल बाद चांद पर जाने के लिए अपना मिशन लूना 25 लॉन्च किया है। दावा है कि रूस का अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर 21 या 22 अगस्त को उतर सकता है। मतलब भारत के अंतरिक्ष यान से 1 या 2 दिन पहले ही रूस का लूना 25 चांद पर लैंड कर जाएगा, जो 1 साल तक वहां अपने मिशन पर रहेगा। इधर विदेशी बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों के कारण दिन भर शेयर बाजार में सुस्ती छाई रही और बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 388 अंक गिरकर 66,151 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी करीब 100 अंक गिरकर 19,365 पर बंद हुआ। इस दौरान एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस और यूटिलिटी के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में तेजी बनी रही। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन की फौज ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर ताइवान को धमकाने की कोशिश की। ताइवान को डराने के लिए चीन उसकी सीमाओं के करीब कई बार बड़े बड़े सैन्य अभ्यास भी कर चुका है। और चीन की ओर से जो प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया उसमें भी उसकी सेना खतरनाक हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास करती दिखी। इस ड्रिल में चीन के सैनिक जमीन के साथ साथ आसमान और समंदर में भी अपनी तैयारियों को परखते नजर आए। वीडियो में बम बरसाने वाले हेलीकॉप्टरों से लेकर मिसाइलों की बौछार करने वाले लड़ाकू विमान भी दिखाई दिए। इस दौरान चीन के कुछ सैनिक समंदर में मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते दिखे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मिलिट्री ड्रिल का ये वीडियो चीन की सेना की उस टुकड़ी का है जो पूर्वी चीन सागर और ताइवान से लगे इलाकों में पेट्रोलिंग करती है। दावा किया गया कि चीन ने इस वीडियो के जरिए ताइवान को ये संदेश देने की कोशिश की कि उसके सैनिक जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ताइवान और अमेरिका के बीच खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन को लेकर हुई डील से बौखलाए चीन ने अमेरिका को धमकी दे डाली, क्योंकि ताइवान को भरोसा है कि उस ड्रोन के मिलने के बाद उसकी सेना जमीन के साथ ही समंदर में भी चीन की घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी। और इसीलिए चीन भड़क गया और उसने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। ताइवान चीन की सेना पर लगातार अपने बॉर्डर में घुसपैठ करने के आरोप लगाते आया है और चीन पर नकेल कसने के लिए ताइवान पहले भी अमेरिका से कई घातक हथियार खरीद चुका है। इसी कड़ी में ताइवान ने अमेरिका से उसके खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन का भी सौदा कर लिया, क्योंकि ये ड्रोन करीब 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक निगरानी कर सकता है।
आसमान में ये करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये इतना ताकतवर है कि अपने साथ 1800 किलो तक वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन के आने के बाद ताइवान की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए गुस्से से आग बबूला हुए चीन ने अमेरिका को धमकी दे दी ताकि वो ताइवान को MQ-9 रीपर ड्रोन न दे। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर में बढ़ रहे तनाव के बीच चीन वियतनाम के नजदीक विवादित द्वीप पर रनवे बनाने में जुटा है। खबर है कि चीन अहम समुद्री रास्तों पर सैन्य अड्डे बनाने की फिराक में है ताकि वो उन समुद्री रास्तों पर दादागिरी कर सके। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन की मंशा पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने की है और इसी मकसद से वो वियतनाम के नजदीक एक विवादित द्वीप पर रनवे का निर्माण कर रहा है, जहां वो बाद में अपने लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर देगा। खबर है कि उस द्वीप पर पहले से ही चीन ने अपनी नौसेना के लिए रेडार सिस्टम, हेलीपैड और सेना से जुड़े कई दूसरे उपकरण लगा रखे हैं और अब चीन वहां रनवे बनाकर अपने फाइटर जेट को भी उतारने का प्लान बना रहा है ताकि वो उस द्वीप पर अपना दावा कर सके, जबकि उस द्वीप पर वियतनाम और ताइवान अपना दावा करते हैं। खबर है कि चीन इसी तरह दक्षिण चीन सागर के कई दूसरे द्वीपों पर भी कब्जा करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए वो किसी भी देश से लड़ने के लिए तैयार है। इधर नागपुर की बीजेपी नेता सना खान के शव की तलाश में महाराष्ट्र पुलिस उनके भाई को लेकर मध्य प्रदेश के हरदा पहुंची। इस मामले में पुलिस अमित नाम के एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक उस आरोपी ने सना की हत्या के बाद शव को नदी में फेंकने की बात कबूल की थी, जिसके बाद पुलिस शव की तलाश में जुट गई और बीजेपी नेता सना खान का शव ढूंढने के लिए उनके भाई को लेकर मध्य प्रदेश के हरदा पहुंच गई, क्योंकि वहां कुछ दिन पहले एक महिला का शव मिला था और पुलिस का अनुमान था कि वो उन्हीं का शव है, लेकिन सना खान के भाई ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। हम लोग वो पुलिस के साथ में चेक करने के लिए आए थे। जैसे हमने बॉडी देखी तो बॉडी के हिसाब से तो हमको समझ में नहीं आया। पुलिस के मुताबिक सना खान 1 अगस्त को नागपुर से जबलपुर गई थी और वहीं पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें अमित पर उनकी हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद सना खान की हत्या की खबर आई, लेकिन उनका शव नहीं मिला। इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे में एक बच्ची की दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इस सिरफिरे ने उस 12 साल की बच्ची की हत्या कर दी। आरोप लगा कि उसने एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक उस आरोपी ने उस लड़की से कई बार दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन उस लड़की ने उसे हर बार मना कर दिया और इसी बात से नाराज उस आरोपी ने उस बच्ची को निशाना बनाया। घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि लड़की अपनी मां के साथ बाजार से सामान लेकर लौट रही थी, तभी उसकी हाउसिंग सोसाइटी में ही उस आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। जो आरोपी है वो इसी इमारत की 4थी मंजिल पर छुप के बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि जैसे ही वो बच्ची आएगी उसके वो हमला कर देगा। वारदात के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंपा। वहां पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक चाकू भी बरामद किया। बताया गया कि आरोपी ने उस बच्ची पर 10 से 12 बार चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट में बैन किए जा चुके संगठन PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बड़ा पर्दाफाश हुआ। चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया कि देश में गड़बड़ी फैलाने के लिए PFI अपनी आर्मी तैयार कर रहा था, जिसका मकसद देश के अलग अलग हिस्सों में अशांति फैलाना था। NIA की चार्जशीट के मुताबिक PFI ने 5 राज्यों में युवाओं की भर्ती और उनकी ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर भेज रखे थे, जो युवाओं का ब्रेन वॉश करने के साथ हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे थे। NIA की चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि अपने ट्रेनरों के लिए PFI ने एक बुकलेट भी तैयार की थी, जिसमें ट्रेनिंग के तौर तरीकों और ट्रेनिंग का लेवल बताया गया और युवाओं की ट्रेनिंग के लिए शहर की उन जगहों को चुना जाता जहां पर लोगों की नजर ना पड़े। जिसका मतलब ये कि PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया चोरी छिपे अपनी एक प्राइवेट आर्मी तैयार करने में जुटा था। सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंध के बाद NIA बीते कुछ महीनों से PFI से जुड़े लोगों की कुंडली खंगाल रही है। उधर पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि तालिबान के नेता कारी समीउल्लाह नफेज की उनके ही बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका एक CCTV वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में हाथ में राइफल लिए हुए एक आदमी गोलियां दागता नजर आया और उस CCTV वीडियो में गोली चलाते हुए दिखने वाला वो आदमी तालिबान के नेता कारी समीउल्लाह नफेज का बॉडीगार्ड बताया गया। आरोप है कि उसने ही अफगानिस्तान के खुंदूस प्रांत में कारी समीउल्लाह नफेज की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया ने इसका दावा कर दिया। साथ ही वो CCTV वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कारी समीउल्लाह नफेज एक घर के अंदर दाखिल होते दिखे, जबकि उनके पीछे उनका बॉडीगार्ड चलता दिखा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उस बॉडीगार्ड ने उन पर गोली चला दी और वो वहां से फरार हो गया। इधर मुस्लिम देशों के विरोध के बाद भी स्वीडन में कुरान के अपमान की घटनाएं नहीं थम रही। न्यूज वेबसाइट अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक रोज पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इराक के रहने वाले 2 लोगों ने कुरान का अपमान किया, और वो भी स्वीडन की संसद के सामने। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जिस वक्त दोनों इराकी नागरिक कुरान का अपमान कर रहे थे, वहां कुछ लोगों की भीड़ मौजूद थी। हालांकि संसद की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने उन दोनों को कुरान का अपमान करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। दावा किया गया कि इस घटना में शामिल दोनों आरोपी पहले भी कुरान का अपमान कर चुके हैं।
न्यूज वेबसाइट अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपियों में एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे पहले भी स्वीडन में कुरान के अपमान की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके विरोध में इराक, ईरान और पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुस्लिम देशों में हिंसक प्रदर्शन हुए। इराक की राजधानी बगदाद में तो स्वीडन के दूतावास पर तोड़फोड़ और आगजनी तक हुई थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस में हुई कुरान के अपमान की घटना के बाद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का बेटा भड़क गया। दावा किया गया कि रमजान कादिरोव के बेटे ने कुरान का अपमान करने वाले यूक्रेन के नागरिक की जमकर पिटाई की, क्योंकि यूक्रेन के उस नागरिक पर रूस के वोल्गोग्राद शहर में कुरान का अपमान करने का आरोप लगा, जिसके बाद रूस की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब इस बात की जानकारी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के बेटे अदम कादिरोव को लगी तो उसने यूक्रेन के उस नागरिक को बुरी तरह पीटा। खबर के मुताबिक कुरान का अपमान करने का आरोपी यूक्रेन का नागरिक रमजान कादिरोव से मिलने पहुंचा था, लेकिन जैसे ही कादिरोव उससे मिलने के बाद वहां से गए, उनके बेटे ने उस आदमी की पिटाई शुरू कर दी। बताया गया कि रमजान कादिरोव का बेटा कुरान के अपमान पर बुरी तरह नाराज था। इधर दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रहने वाली मिथिलेश भाटी की भाषा पर सीमा हैदर के वकील एपी सिंह भड़क गए और उन्होंने मिथिलेश पर जानबूझकर सचिन का अपमान करने का आरोप लगा दिया। मिथिलेश भाटी सचिन मीणा की पड़ोसी हैं, जिनका कुछ रोज पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और आरोप है कि उस वीडियो में उन्होंने सचिन मीणा के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। सचिन के घर वालों के मुताबिक मिथिलेश भाटी का वीडियो सामने आने के बाद सचिन और सीमा हैदर बुरी तरह परेशान थे। इसी वजह से उनके वकील एपी सिंह मिथिलेश पर भड़क गए। उन्होंने न सिर्फ वीडियो में उनकी भाषा पर आपत्ति जताई, बल्कि उन पर जानबूझकर सचिन के अपमान करने का आरोप मढ़ दिया। हमारे यहाँ घर में कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है, खरगोश होते हैं, उनको भी कुत्ता नहीं कहता कोई घर वाला। न्यूज 18 से बातचीत में वकील एपी सिंह ने यह भी दावा किया कि मिथिलेश भाटी के अपमान करने की वजह से सचिन और सीमा खुदकुशी करने जैसा खतरनाक कदम उठाने की भी तैयारी में थे। इसी वजह से उन्होंने एक रोज पहले उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस भिजवा दिया। लेकिन पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के पति होने का दावा करने वाले सचिन मीणा पर बयान देकर वायरल हुई मिथिलेश भाटी के समर्थन में कई लोग उतर आए। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा की रहने वाली मिथिलेश भाटी पर सचिन के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है, जिसकी वजह से सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। लेकिन रबुपुरा इलाके में रहने वाले कई लोग मिथिलेश भाटी के समर्थन में खड़े हो गए। उन लोगों का ये कहना है कि मिथिलेश भाटी का मकसद सचिन का अपमान करना नहीं था, इसके मेल का नहीं है सीमा का। इस वजह से उन्होंने ये बोला कि ये लड़का कहाँ और ये लेडी कहाँ। जबकि उसी इलाके में रहने वाले कुछ लोग सचिन मीणा का समर्थन करते भी नजर आए। ये तो प्रकृति की देन है, जरूरी नहीं है कि आदमी हष्टपुष्टि हो या ज्ञानवान ही हो। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी पिछले 3 महीने से सुर्खियों में। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को सीमा पर जासूस होने का शक है, जबकि सीमा का दावा है कि वो प्यार के लिए भारत आई हैं। इधर मिथिलेश भाटी के वीडियो पर मचे घमासान के बीच सचिन मीणा के परिवार वालों ने घर के बाहर एक पोस्टर चिपका दिया, जिस पर जियो और जीने दो के साथ कई बातें लिखी नजर आई। मतलब सचिन के घर वालों ने इस पोस्टर के जरिए लोगों से उन्हें परेशान न करने की अपील की, क्योंकि उनका आरोप है कि ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रहने वाले कई लोग सचिन और सीमा हैदर को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश में जुटे हैं। कुछ रोज पहले ही उनके पड़ोस में रहने वाली महिला मिथिलेश भाटी ने एक वीडियो में सचिन के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। दावा किया गया कि इसी वजह से सचिन के घर वालों ने मकान के दरवाजे पर एक पोस्टर चिपका दिया, जिस पर जियो और जीने दो के साथ कई बातें लिखी नजर आईं। इस पोस्टर के जरिए उन लोगों पर भी निशाना साधने की कोशिश है या संदेश देने की कोशिश है जो मीणा परिवार को, खासतौर पर सचिन को लेकर के अलग अलग तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। बताया गया कि जिस तरह से सीमा हैदर और सचिन को निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ बातें की जा रही हैं, उससे सचिन के घर वाले नाराज हैं और उन्हीं लोगों को संदेश देने के लिए उन्होंने ये पोस्टर घर के बाहर लगा दिया। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए जर्मनी ने इजरायल के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों के किलर की डील कर ली। दावा किया गया कि जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने की वजह से जर्मनी समेत नेटो के कई सदस्य देश पुतिन के निशाने पर आ गए और आशंका जताई गई कि पुतिन यूक्रेन के मददगारों के खिलाफ किसी भी समय एक्शन ले सकते हैं। दावा किया गया कि इसीलिए जर्मनी वक्त रहते अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुट गया और इजरायल के साथ एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील कर ली। एरो 3 को बैलिस्टिक मिसाइलों का किलर माना जाता है, क्योंकि ये आसमान में करीब 2500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा सकता है और रेंज में आते ही उस मिसाइल के चिथड़े भी उड़ा सकता है। इस खतरनाक हथियार को इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर बनाया है ताकि वो अपने दुश्मन ईरान और सीरिया के मिसाइल हमलों को नाकाम कर सके। इसीलिए अमेरिका से मंजूरी मिलने के बाद जर्मनी और इजरायल के बीच एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के समझौते का रास्ता साफ हो गया। उधर ईरान के मीडिया के मुताबिक इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 2 फिलिस्तीनियों की मौत पर हमास भड़क गया।
जिसके बाद फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजरायल से बदला लेने का ऐलान कर दिया, क्योंकि फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने 3 दिन पहले वेस्ट बैंक के आहिरा इलाके के करीब शरणार्थी शिविरों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की और इसी दौरान इजरायल के सैनिकों ने 2 फिलिस्तीनियों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी वजह से हमास आग बबूला हो गया और उसने धमकी दे दी कि इजरायल को उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हमास की धमकियों के बावजूद इजरायल के सैनिकों ने एक बार फिर वेस्ट बैंक के जनीन इलाके में छापेमारी की और इजरायल के खिलाफ साजिश रचने वाले 2 फिलिस्तीनी चरमपंथियों को मार गिराने का दावा किया। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सऊदी अरब और इजरायल के बीच दोस्ती कराने की कोशिश तेज कर दी, जिसके बाद इजरायल ने उम्मीद जताई कि सऊदी अरब के साथ उसके रिश्ते जल्द ही सुधर जाएंगे, क्योंकि इसके लिए बाइडेन सऊदी अरब पर दबाव बनाने में जुटे हैं और अगर सब कुछ बाइडेन के प्लान के मुताबिक हुआ तो इस साल के आखिर तक या अगले साल तक इजरायल और सऊदी अरब में दोस्ती हो जाएगी। दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से रिश्ते खराब हैं। सऊदी अरब को जहां मुस्लिम देशों का लीडर माना जाता है तो इजरायल यहूदियों का देश है और कहा जाता है कि इन दोनों समुदायों में भयंकर दुश्मनी है। लेकिन ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक अमेरिका इजरायल और सऊदी अरब को साथ लाने की योजना बना रहा है। दावा है कि ये डील कराकर बाइडेन अपनी सरकार की उपलब्धि गिनवाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में इजरायल और अरब के कई देशों के बीच ऐतिहासिक समझौता करवाया था। इसलिए सियासी तौर पर बाइडेन अमेरिका में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। इधर हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के आरोपी राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी की 1 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 2 दिन पहले 15 अगस्त के दिन पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पुलिस से बचने के लिए बिट्टू बजरंगी भागते दिखे, लेकिन पुलिस के जवानों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। आरोप है कि 31 जुलाई को भड़की हिंसा से पहले बिट्टू बजरंगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिससे नूंह में हिंसा भड़क गई थी। गिरफ्तारी के बाद नूंह की जिला कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक रिमांड के दौरान बजरंगी की निशानदेही पर पुलिस ने 8 तलवारें बरामद कर दी और रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान कोर्ट में बजरंगी के वकील ने नूंह जेल में जान का खतरा बताते हुए उन्हें फरीदाबाद की नीमका जेल भेजने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी मांग मानते हुए बजरंगी को नीमका जेल भेजने का आदेश दे दिया। इस बीच दिल्ली में बवाना के इंडस्ट्रियल इलाके की एक फैक्ट्री में लगी खतरनाक आग को बुझाने के दौरान दमकल विभाग के कुछ कर्मचारी घायल हो गए। वहां फैक्ट्री में लगी आग इतनी भीषण हो गई कि उसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की 30 गाड़ियों को भेजना पड़ा, क्योंकि बवाना की फैक्ट्री में आग इतनी भयानक थी कि पूरी बिल्डिंग को उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद फैक्ट्री से धुएं का ऐसा गुबार उठा कि आसपास के लोग खौफ में आ गए। आग के कहर बरपाने की जो तस्वीरें सामने आई उनमें दमकल कर्मी फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में आग लगने के दौरान विस्फोट भी हुआ, जिसकी वजह से उसकी दीवार और दरवाजे ढह गए, जिनकी चपेट में आकर 6 दमकल कर्मी घायल हो गए। इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि LAC पर चीन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना पोर्टेबल हेलीपैड का इस्तेमाल करेगी। सूत्रों के मुताबिक ये पोर्टेबल हेलीपैड LAC के पास के मुश्किल पहाड़ी इलाकों में आसानी से ले जाए जा सकेंगे और इनके ऊपर सेना के हेलीकॉप्टर आसानी से उतर सकेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रक्षा मंत्रालय 30,000 करोड़ रुपए की कीमत के हथियार और उपकरण सेना के लिए खरीदेगा, जिसमें ड्रोन और संचार उपकरणों के साथ पोर्टेबल हेलीपैड भी शामिल है। ये पोर्टेबल हेलीपैड लोहे से बना एक गोलाकार ढांचा होगा जिसका वजन करीब 3 टन होगा। वजन कम होने की वजह से इसे ट्रकों और हेलीकॉप्टरों के जरिए दुर्गम इलाकों तक पहुंचाया जा सकेगा। इसे 30 डिग्री ढलान वाले किसी भी इलाके में आसानी से ले जाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना इन पोर्टेबल हेलीपैड का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान की सीमा पर पहाड़ी इलाकों में करेगी, जिसमें कम समय में आसानी से निर्माण सामग्री, सैनिकों के लिए राशन और आपात स्थिति में सैनिकों की टुकड़ी को पहुंचाया जा सकेगा। उधर यूक्रेन की फौज ने पुतिन की सेना को खदेड़कर डोनेस्क में एक शहर को रूस के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने वहां किए गए ताबड़तोड़ हमलों के वीडियो भी जारी किए, जिनमें यूक्रेन की फौज जंगलों में छिपकर मिसाइल लॉन्चरों और टैंकों की मदद से रूसी सेना पर बमबारी करती नजर आई। एक वीडियो में यूक्रेन के हमले के बाद एक इमारत से धुएं का ऊंचा गुबार उठता दिखाई दिया। जोरदार हमलों से वो इलाका पूरी तरह दहल उठा। इस दौरान कुछ लोग वहां से भागते दिखे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके सैनिकों ने ये हमले डोनेस्क में रूस के कब्जे वाले ओरोजाइन शहर पर किए और दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना के इस एक्शन के बाद वहां कब्जा जमाए बैठे रूसी सैनिक भाग खड़े हुए, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उस इलाके पर दोबारा अपना परचम लहरा दिया। इस बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के 2 सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टरों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक रूस के वो हेलीकॉप्टर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बमबारी के इरादे से पहुंचे थे।
लेकिन दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज रूस के हवाई हमलों को लेकर पहले ही अलर्ट थी। इसीलिए रूस के का-52 हेलीकॉप्टर जैसे ही यूक्रेन के इलाकों में घुसे, रेडार के जरिए उनकी निगरानी की गई और यूक्रेन की सेना के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आते ही दुश्मन के दोनों हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया। यूक्रेन की फौज ने रूस के उन हेलीकॉप्टरों को जापोरिजिया और डोनेस्क में ढेर करने का दावा किया। का-52 हेलीकॉप्टरों को मार गिराने का दावा रूस के लिए बड़ी चोट है, क्योंकि रूस अपने इन हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टरों में एक बताता है। इधर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पेड़ पर बैठकर फुटबॉल मैच देख रहे कुछ लोग डाली टूटने के बाद जमीन पर गिर गए। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई लोग पेड़ से जमीन पर गिरते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें फुटबॉल मैच देखने के लिए वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी दिखाई दी। इस दौरान कुछ लोग मैच देखने के लिए पेड़ पर भी बैठे दिखे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसी दौरान एक पेड़ की मोटी डाली टूट गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद हाईवे। माँ, डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते हैं, प्यार से रिश्ते निभाते हैं। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे, एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मचे कुदरत के कोहराम से जुड़ी। दोनों राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हाहाकार मच गया। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मची, तो वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से लोगों की सांसें अटक गईं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में तो बांध से छोड़े गए पानी ने दहशत पैदा कर दी। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए कांगड़ा में सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी उतारना पड़ा, क्योंकि वहां वक्त बीतने के साथ ही मौसम की मार की वजह से हालात बिगड़ते होते जा रहे हैं। कांगड़ा में बारिश की वजह से राजगुंदा वैली में मौजूद सालों पुराना एलिफेंट ट्री गिर गया। हाथी जैसा दिखने की वजह से वो पेड़ लोगों के बीच एलिफेंट ट्री के नाम से मशहूर था। उस पेड़ के गिरने की डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वो पेड़ अचानक ही भरभरा कर गिरता नजर आया। भारी बारिश के बाद सड़क के किनारे पर मौजूद उस पेड़ के आसपास की मिट्टी खिसक गई, जिसकी वजह से वो भारी भरकम पेड़ देखते ही देखते जमींदोज हो गया। हालांकि उस पेड़ के गिरने का एहसास वहां मौजूद लोगों को पहले ही हो गया, जिसकी वजह से उस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को रोक दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वहां मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल फोन में पेड़ के गिरने का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। हाथी के मुंह और सूंड के आकार जैसी बनावट की वजह से यह पेड़ एलिफेंट ट्री के नाम से मशहूर था और पर्यटक उस जगह को सेल्फी पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क नहीं होने की वजह से लोगों ने जान जोखिम में डालकर पहाड़ी रास्तों से एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में कुछ लोग उस गर्भवती महिला को कंधे पर कुर्सी के सहारे ले जाते दिखाई दिए। रास्ता इतना ज्यादा खतरनाक था कि एक कदम भी इधर उधर पड़ता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने बेहद सावधानी के साथ न सिर्फ उस रास्ते को पार किया, बल्कि वहां से गुजर रही एक नदी को भी अस्थायी पुल की मदद से पार किया। एक रोज पहले ही प्रशासन ने नदी के ऊपर 2 बड़े पाइपों को रखकर इस अस्थायी पुल को बनाया था। हम लोगों की मदद करी, यहाँ पे पुल बनाया। हालांकि लाख मुश्किलों का सामना करते हुए उन लोगों ने उस गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचा दिया। इस बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समर हिल इलाके में पहाड़ खिसकने से आई तबाही के बाद जान पर खेलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव के काम में जुटी टीमों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन बीते 4 दिनों से मौसम की परवाह किए बगैर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। हाथों से और मशीनों की मदद से पहाड़ से आए मलबे को हटाया गया। शिव मंदिर के मलबे में दबी टिन की छत और पेड़ के तनों को काटने के लिए कटर मशीन का इस्तेमाल किया गया। जो हमें मेन लग रहा था कि जहां मेन बिल्डिंग थी ऊपर, जो मंदिर के साइड था, वो पूरा क्लियर जेसीबी और मैनुअल के द्वारा साफ हटा दिया गया है। मलबा हटाने के काम में जुटे एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि जिस जगह पहाड़ खिसका वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर एक शव बरामद किया गया। 4 दिन पहले वहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक गया था, जिसकी वजह से शिमला कालका रेल लाइन और एक शिव मंदिर पूरी तरह तबाह हो गया
और शिमला की तरह ही हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चौथे दिन भी बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसके लिए सेना के जवान, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जी जान से जुटी है, जिन्होंने वहां के इंदौरा इलाके से 1,500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। बताया गया कि एनडीआरएफ की 6 टीमों के 250 सदस्य रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए, जिन्होंने उफनती लहरों के बीच जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया और न दिन देखा न रात, बस बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में जुट गए। वहां से आई तस्वीरों में एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए लोगों को लाइफ जैकेट पहनाकर नाव के सहारे बाढ़ के पार ले जाते नजर आए। बहुत लोग अभी भी फंसे हैं, 1500 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। वहाँ पोंग बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कई इलाकों में भयावह बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से कई गांव पानी में डूब गए और वहाँ 10 से 12 फीट तक पानी भर गया, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा। इस बीच कांगड़ा में वायुसेना ने 72 घंटे से बाढ़ में फंसे करीब 1000 लोगों की जान बचा ली। बाढ़ में फंसे सभी लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करते दिखे। इसी वीडियो में वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते दिखाई दिए और एक बच्चे और उसके परिवार को बचाते नजर आए। वहां से सामने आई एक दूसरी तस्वीर में धान के खेत के बीच कुछ लोग खड़े दिखाई दिए, जिन्हें वायुसेना की रेस्क्यू टीम के सदस्य ने एक एक कर एयरलिफ्ट कर दिया। कांगड़ा के अलग अलग इलाकों में वायुसेना ने कुछ इसी तरह हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचाया, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहाँ कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए, जिसकी वजह से वहाँ फंसे लोगों को सड़क के रास्ते सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना संभव नहीं था। उधर पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के बाद पंजाब की घग्गर नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से डेरा बस्सी में नदी पर बना पुल सैलाब की चपेट में आकर बह गया और वहां आसपास रह रहे लोग खौफ में आ गए, क्योंकि वहां से आई तस्वीरों में पुल को तोड़ने के बाद नदी का पानी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद पंजाब में घग्गर नदी उफान पर आ गई और उसमें खतरनाक लहरें उठने लगी, जो अपने साथ नदी पर बने पुल के एक बड़े हिस्से को बहा ले गई। पुल टूटने की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि ये पुल डेरा बस्सी को ढकोली इलाके से जोड़ता था। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों को भी खाली कराना पड़ा। इस बीच पंजाब के फाजिलका और फिरोजपुर पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि भाखड़ा और पोंग बांध से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिससे वहां के कई गांवों में पानी घुसने लगा। और अगर भाखड़ा और पोंग बांध से और पानी छोड़ा गया तो मुमकिन है कि पंजाब के कई जिलों में बाढ़ भारी तबाही मचा सकती है। बताया गया कि पीछे से 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो वहां के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें पानी का स्तर और रफ्तार काफी तेज नजर आया, जो आसपास के इलाकों को अपनी जद में लेने को बेताब दिखा। आसपास के कई गाँव में तो पानी ने घुसपैठ करनी शुरू भी कर दी। गाँव में तो पानी का लेवल बढ़ गया है, पीछे से 2,25,000 क्यूसेक होने के कारण थोड़ा बहुत गाँव में तो जाएगा। बाढ़ का खतरा बढ़ता देख वहां प्रशासन अलर्ट पर आ गया और बचाव के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। उधर उत्तराखंड के रामनगर से खतरनाक लहरों के तांडव मचाने का एक डरावना वीडियो सामने आया। वहां एक पक्का मकान किसी तिनके की तरह ढेला नदी में समाता दिखा, लेकिन जैसे ही वो मकान नदी में गिरा, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भारी भरकम मकान को पानी में समाता देख लोग खौफ में आ गए। गया। सामने आए वीडियो में नदी के किनारे बना वो मकान देखते ही देखते नदी में बह गया। ऐसा लगा मानो वहां पहले कोई मकान रहा ही ना हो। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस मकान को पहले ही खाली करवा लिया गया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि जिस तरह से मकान नदी में समाया, अगर उसके अंदर कोई मौजूद होता तो भारी नुकसान हो सकता था। रामनगर में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ढेला नदी उफान पर आ गई और नदी में कटान बढ़ने से वहां कई मकान नदी में समा गए। इसीलिए प्रशासन भी अलर्ट हो गया और खतरे वाले मकानों को खाली करवाना शुरू कर दिया। इधर उत्तराखंड के रामनगर में जबरदस्त बारिश के बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान में एक दिन पहले चर्च पर हुए हमलों से जुड़ी सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान के फैसलाबाद में चर्च पर हमले के लिए वहां की एक मस्जिद से लोगों को उकसाया गया था। सूत्रों के मुताबिक फैसलाबाद की उस मस्जिद से पुलिस पर यह दबाव बनाने की कोशिश की गई कि कुरान का अपमान करने वाले लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। यही नहीं, मस्जिद से आसपास के लोगों को भड़काने की भी कोशिश की गई ताकि वो चर्चों पर हमले कर दें। दावा किया गया कि इसी के बाद वहां भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ ने फैसलाबाद में चर्चों पर हमले शुरू कर दिए। सूत्रों के मुताबिक फैसलाबाद की उस मस्जिद से चर्च को निशाने पर लेने का ऑर्डर दिया गया, जिसके बाद वहां हालात बिगड़ गए, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मस्जिद से यह धमकी भी दी गई कि अगर पुलिस ने ईश निंदा के उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो मुसलमानों की भीड़ इसका बदला जरूर लेगी। आरोप है कि फैसलाबाद की मस्जिद से हुए इसी ऐलान के बाद गुस्से से तमतमाई भीड़ ने वहां की कई चर्च फूंक दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने दबाव में आकर पहले ही ईसाई समुदाय के 2 लोगों के खिलाफ बगैर किसी शिकायत के ही मुकदमा दर्ज कर लिया था।
लेकिन उस मस्जिद से उनकी गिरफ्तारी की मांग होते ही भीड़ बौखला गई और हिंसा पर उतारू हो गई। आरोप है कि इसके बाद न सिर्फ चर्च जलाई गई बल्कि ईसाई समुदाय के कई लोगों के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद वहां हालात इतने खराब हो गए कि सेना को बुलाने की नौबत आ गई। सूत्रों ने दावा किया कि फैसलाबाद में मचे खून खराबे के बाद वहां के कमिश्नर ने सरकार को चिट्ठी लिखकर वहां सेना की तैनाती की गुजारिश कर दी। सूत्रों के मुताबिक वहां मौजूद मस्जिद से कुरान की बेअदबी का आरोप लगाते हुए ईसाई समुदाय के लोगों से बदला लेने का ऐलान किया गया। और आरोप है कि इसी ऐलान के बाद गुस्से से तमतमाई भीड़ ने न सिर्फ वहां की चर्च जलाई बल्कि ईसाई समुदाय के लोगों के घरों में भी आग लगा दी। ईसाई समुदाय के उन लोगों ने आरोप लगाया कि हिंसा के दौरान वहां कई पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन किसी ने दंगा करने वाले लोगों को रोकने की कोशिश तक नहीं की, जिसका असर ये हुआ कि वहां मौजूद ईसाई समुदाय के लोगों पर भीड़ ने कहर बरपा दिया और फिर देखते ही देखते वहां हालात काबू से बाहर हो गए। सूत्रों के मुताबिक इस हिंसक झड़प के बाद पंजाब प्रांत की पुलिस के अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें सेना से मदद मांगने का फैसला लिया गया। और पाकिस्तान के फैसलाबाद में हुई इस हिंसा से अमेरिका का भी पारा चढ़ गया। उसने इस घटना के बाद पाकिस्तान की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पाकिस्तान को बुरी तरह धमकाया और ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान में ईसाई समुदाय पर हुए इन हमलों की अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए। जानकारी के मुताबिक वहां ईश निंदा का आरोप लगाते हुए अलग अलग हिस्सों में कुल 21 चर्च जला दी गई। और दावा तो ये भी है कि ईसाई समुदाय के उन लोगों से हिंसक भीड़ ने मारपीट भी की, जिसके बाद अमेरिका ने इस पर कड़ा एतराज जताया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान से इस मामले की अच्छी तरह से जांच कराने की अपील की गई। साथ ही अमेरिका ने यह भी मांग की कि इस घटना के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उधर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पेड़ पर बैठकर फुटबॉल मैच देख रहे कुछ लोग डाली टूटने के बाद जमीन पर गिर गए। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई लोग पेड़ से जमीन पर गिरते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें फुटबॉल मैच देखने के लिए वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी दिखाई दी। इस दौरान कुछ लोग मैच देखने के लिए पेड़ पर भी बैठे दिखे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसी दौरान एक पेड़ की मोटी डाली टूट गई, जिसकी वजह से उस पर बैठे लोग जमीन पर नीचे आ गिरे, जबकि पेड़ के नीचे बैठकर फुटबॉल मैच देख रहे कुछ लोग उस पेड़ के नीचे दब गए। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। बाद में वहां मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इधर दिल्ली विधानसभा में मणिपुर के मुद्दे पर खूब बवाल हुआ, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा का विरोध किया। लेकिन विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मणिपुर पर चर्चा हुई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मणिपुर के अंदर 6500 एफआईआर हो गई 190 दिन के अंदर। 3 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में 6500 एफआईआर हो गई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। मणिपुर में 4000 लोगों के घर जला दिए गए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। जबकि बीजेपी ने मांग की कि दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा हो। उसके विधायकों ने सदन में इसका विरोध भी किया। विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी के 6 विधायकों को मार्शलों ने सदन से बाहर कर दिया, जिसके बाद बाकी बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और दिल्ली विधानसभा के बाहर सड़क पर प्रदर्शन किया। वो वहीं सड़क पर बैठ गए। बीजेपी विधायकों और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और दिल्ली विधानसभा में मणिपुर पर चर्चा का विरोध किया। दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो रही है, मणिपुर पर चर्चा करवा रहे हैं। इससे पहले सदन में मणिपुर हिंसा पर चर्चा का विरोध करने और हंगामा करने की वजह से स्पीकर ने बीजेपी के 6 विधायकों को बाहर निकाल दिया। उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपने देश की सभी राजनीतिक पार्टियों पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया। मतलब अब अफगानिस्तान में किसी ने चुनाव लड़ने का सपना भी देखा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि तालिबान सरकार के इस नए नियम के बाद अफगानिस्तान में राजनीतिक पार्टियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। इस नए फरमान के बाद अगर कोई वहां चुनाव लड़ने की कोशिश करता पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और अगर आरोप सच साबित हुए तो उसे भी जेल में डाल दिया जाएगा। और तालिबान ने इसके लिए शरिया कानून का हवाला दिया, जिसके बाद अफगानिस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं पर बैन लगा दिया गया। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान मुंबई हमले के आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा को भारत पहुंचने से रोकना चाहता है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा तहव्वुर राणा पिछले साल से अमेरिका की जेल में बंद है और भारत ने अमेरिका से अपील की है कि वो उसे भारत को सौंप दे। लेकिन सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश में जुट गया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका की कोर्ट में इसके लिए एक अर्जी भी दाखिल की, जिसमें यह दावा किया गया कि अगर तहव्वुर राणा को भारत भेजा गया तो उस पर वहां अत्याचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस तरकीब से पाकिस्तान तहव्वुर राणा को बचाना चाहता है और इसी वजह से पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। क्योंकि लश्कर का आतंकी तहव्वुर राणा पहले पाकिस्तानी फौज का हिस्सा हुआ करता था।
सूत्रों के मुताबिक इसके बाद उसने लश्कर तैयबा में शामिल होकर मुंबई हमलों की साजिश रची और फिर बचने के लिए अमेरिका भाग गया, जिसके बाद पाकिस्तान को डर सताने लगा कि अगर वो भारत के हाथ लगा तो पाकिस्तान का आतंक को पालने पोसने का सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। इधर गुलाम नबी आजाद के मुसलमानों पर दिए एक बयान पर बवाल मच गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के डोडा में एक सभा के दौरान मुसलमानों से जुड़ा एक ऐसा बयान दिया कि कई मुस्लिम धर्मगुरु उन पर भड़क गए। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में, और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। क्योंकि ये सियासी लोग, इनको दीन से कोई लेना देना होता नहीं है, ऐसी बातें करते हैं जो इनके वोटर को अच्छी लगे। इस बीच नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबानी जंग तेज हो गई। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी किया गया, जिस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आते ही बीजेपी ने उन पर पलटवार कर दिया। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। भाई कोई एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट थोड़ी है, देश का और भी प्रधानमंत्री और सब एट पार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के एक बड़े ट्रेनिंग सेंटर को पूरी तरह तबाह कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक दक्षिणी यूक्रेन में मौजूद रूस के इस ट्रेनिंग सेंटर को धराशायी करने के लिए उसने अमेरिका से मिले हाइमार्स का इस्तेमाल किया, जिससे निकली मिसाइलों ने रूस के ट्रेनिंग सेंटर को धमाके से उड़ा दिया। यूक्रेन ने इस हमले का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दक्षिणी यूक्रेन के एक इलाके में एक ट्रेनिंग सेंटर दिखाई दिया। यूक्रेन के मुताबिक ये रूस का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था, जहां बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद थे। इसके अलावा वहां बनी कई इमारतों में भारी मात्रा में हथियार भी रखे हुए थे, और रूस के इसी ट्रेनिंग सेंटर को यूक्रेन की सेना ने अमेरिका से मिले हाइमार्स से निशाना बनाया, जिससे निकली मिसाइलों ने वहां कुछ ही पलों में तबाही मचा दी। मिसाइल के इमारत से टकराते ही एक तेज धमाका हुआ और वहां मौजूद इमारत के परखचे उड़ गए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले में रूस के उस ट्रेनिंग सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा। इधर भारतीय कोस्ट गार्ड के जवानों ने अरब सागर में मौत के मुंह में फंसे चीन के एक नागरिक को बचा लिया। वो मध्य अमेरिकी देश पनामा के एक जहाज में सफर कर रहा था, तभी उसे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जिसकी खबर मिलते ही भारतीय कोस्ट गार्ड की एक टीम हेलीकॉप्टर से बीच समंदर में उस जहाज तक पहुंच गई और फिर चीन के उस नागरिक को एयरलिफ्ट किया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि रात का वक्त था और अंधेरे में समुद्र में कोई भी ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोस्ट गार्ड के जवानों ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और हेलीकॉप्टर के जरिए वो अरब सागर से गुजर रहे मध्य अमेरिकी देश पनामा के उस जहाज तक पहुंच गए। उस जहाज पर सवार चीन के नागरिक को सीने में दर्द महसूस हुआ और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन कोस्ट गार्ड की टीम उसे एयरलिफ्ट कर मुंबई ले आई और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोस्ट गार्ड की मुस्तैदी से चीन के उस आदमी की जान बचा ली गई। इस बीच भारतीय सेना को जल्द ही हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट मिल जाएगी, जिसे IIT दिल्ली ने तैयार किया। दावा किया गया कि यह देश में बनी सबसे हल्की और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट होगी। लेकिन हल्की होने के बावजूद इस बुलेट प्रूफ जैकेट में सैनिकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दिल्ली IIT का दावा है कि ये जैकेट दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली सभी बुलेट प्रूफ जैकेट से अलग होगी। इसमें कई ऐसी खूबियां हैं जिनकी वजह से यह हर मायने में कारगर साबित होगी, क्योंकि विदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट के मुकाबले इसका वजन 2.5 किलो कम होगा। इसमें एक बार में 6 गोलियां झेलने की क्षमता होगी, जबकि दुनिया की कोई भी बुलेट प्रूफ जैकेट सिर्फ 3 गोलियां ही झेल सकती है। ये पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट उसको 6 गोलियों तक आराम से झेल सकता है। दिल्ली IIT के बाद DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस स्वदेशी जैकेट के डिजाइन और तकनीक को अलग अलग स्तर पर परखा और सफल होने के बाद इसे मंजूरी दे दी। उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव से 3 महीने पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करके बीजेपी ने सबको चौंका दिया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट चुनाव से 3 महीने पहले ही जारी कर दी, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवार और छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा की उन 39 सीटों पर फोकस किया गया जो कांग्रेस के कब्जे में। इनमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार 2 या 3 बार से चुनाव हार रही है। सब समर्पित कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और सब जीत के आएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में जारी पहली लिस्ट में बीजेपी ने चुनाव हारे प्रत्याशियों के टिकट काटकर नए लोगों को टिकट दिया। विधानसभा की 90 सीटों में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। इनमें 16 प्रत्याशी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी के नए चेहरों को लेकर कांग्रेस ने चुटकी ली। मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, तो खास नहीं है। पिछली बार 2018 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को शिकस्त मिल चुकी है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती।
इस बीच मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने कमीशन खोरी का मुद्दा उठाते हुए राज्य की सरकार के खिलाफ पोस्टर जारी कर दिया, जिस पर बीजेपी भड़क गई, क्योंकि कांग्रेस ने शिवराज चौहान की तस्वीर वाला एक पोस्टर जारी किया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार टेंडर या नौकरी के बदले लोगों से कमीशन ले रही है। इसी बात पर राज्य सरकार को घेरने के लिए पोस्टर जारी किया गया। जो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा वो आज इनके विधायक लोग कर रहे हैं। जिसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब दिया। काठ की हांडी कभी कभी चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। कुछ दिन पहले जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी मिली थी, जिसमें सरकारी काम के लिए 50% कमीशन मांगने का आरोप लगाया गया था, जिस पर राज्य में पोस्टर वॉर छिड़ गई। इधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बजरंग दल पर दिए बयान पर सियासी बहस शुरू हो गई, क्योंकि अब तक बजरंग दल को हमेशा घेरने वाले दिग्विजय सिंह ने उस पर नरम रुख दिखाया, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले लिया कि बैन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बैन तब होगा जबकि केंद्र सरकार उसका समर्थन करे। कांग्रेस तो झूठ बोल के वोट लेती है, कर्नाटक में लगा लिया गया, लेकिन अच्छा है इनको अब याद आने लगे, उनको हिंदुओं की ताकत समझ में आने लगी। उधर कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पहुंचते ही एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया। शुवेंदु अधिकारी वहां बीजेपी की यूथ विंग बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं के एक प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें देखते ही वहां मौजूद दूसरे छात्र संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जादवपुर यूनिवर्सिटी में रैगिंग के मुद्दे पर छात्र संगठन भड़के हुए हैं। आरोपों के मुताबिक यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने रैगिंग से परेशान होकर अपने हॉस्टल की बालकनी से छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद से वहां बवाल मचा हुआ। बीजेवाईएम के अलावा वाम दलों के छात्र संगठन भी इस मुद्दे पर गुस्से में। जैसे ही शुवेंदु अधिकारी बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं का साथ देने पहुंचे, यूनिवर्सिटी में जंग का मैदान बन गया। वहां दोनों गुटों में जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान वहां तैनात सुरक्षा बल ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो उनसे भी भिड़ गए और छात्रों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही। इस बीच सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि यूक्रेन को क्राइमिया समेत कई इलाके रूस को सौंपने की सलाह देने वाले नेटो के अधिकारी अपने बयान से पलट गए। एक दिन पहले ही नेटो के सेक्रेटरी जनरल के चीफ ऑफ स्टाफ ने यूक्रेन को नेटो में शामिल होने के लिए यह नसीहत दी थी, लेकिन अगले ही दिन वो अपने बयान से मुकर गए। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक नेटो अधिकारी ने अपनी गलती मानते हुए अपना बयान वापस ले लिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल के चीफ ऑफ स्टाफ ने एक दिन पहले यूक्रेन को ये नसीहत दी कि वो क्राइमिया समेत अपने कई इलाके रूस को सौंप दे, जिसके बाद यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिल जाएगी। लेकिन उनके इस बयान पर ज़ेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए। ज़ेलेंस्की के राजनीतिक सलाहकार ने तो नेटो अधिकारी के सुझाव को बेतुका करार दिया। उन्होंने इसे नेटो की सौदेबाजी बताया। हालांकि यूक्रेन इस सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए लंबे वक्त से कोशिश में जुटा है और रूस के साथ जंग की सबसे बड़ी वजह भी उसकी यही कोशिश है। उधर रूस ने यूक्रेन में जब्त किए गए नेटो के हथियारों की प्रदर्शनी लगा दी। अमेरिका समेत नेटो के कई सदस्य देशों ने रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को हथियारों की मदद की और करीब 1.5 साल से जारी जंग में रूस की सेना ने यूक्रेन की फौज के कई हथियारों पर कब्जे का दावा किया, जिनमें खतरनाक मिसाइलें, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों समेत कई दूसरे हथियार शामिल हैं। और ऐसे ही हथियारों की प्रदर्शनी मॉस्को में लगाई गई। बताया गया कि नेटो के सदस्य देशों ने जंग में रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन की सेना को बड़े पैमाने पर हथियार मुहैया कराए, लेकिन रूस की फौज ने यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते हुए नेटो के सदस्य देशों के दिए गए कई हथियारों पर अपना कब्जा जमा लिया। और मॉस्को में जिन हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई वो नेटो के सदस्य देश अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस, तुर्की और फिनलैंड के बताए गए, जिनमें घातक मिसाइलें, शक्तिशाली टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन समेत कई खतरनाक हथियार शामिल किए, जो रूस को तबाह करने के लिए यूक्रेन को दिए गए थे। इधर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जय जवाहर जय भीम नाम का अभियान शुरू किया, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता BR अम्बेडकर की तस्वीर लेकर दलित परिवारों के घर पहुंचे। इस अभियान के जरिए कांग्रेस का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के 7 लाख परिवारों तक पहुंचने का है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर की तस्वीर वाले पोस्टर लेकर दलित परिवारों के घर पहुंचे। कांग्रेस ने जय जवाहर जय भीम नाम का यह अभियान 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत चलाया। बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन खतरे में है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के करीब 7 लाख दलित परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा। उधर मुंबई के कुर्ला इलाके से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कारखाने में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वहां रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कारखाने से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसे देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि आग पूरे कारखाने में फैल चुकी थी। बाद में कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया।
हालांकि कारखाने में आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। उधर पश्चिमी अफ्रीकी देश केप वर्ड में एक दर्दनाक हादसा हो गया। वहां एक नाव डूबने से 7 शरणार्थियों की मौत हो गई, जबकि 56 लोग लापता बताए गए, जिनमें 38 लोगों की जान बचा ली गई। बचाए गए लोगों में 12 से 16 साल की उम्र के 4 बच्चे भी शामिल बताए गए। विस्थापितों और शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक हादसे का शिकार हुई नाव 10 जुलाई को रवाना हुई थी, जो पश्चिमी अफ्रीकी देश केप वर्ड आइलैंड के पास सेनेगल से चली थी। नाव में करीब 100 शरणार्थी सवार थे, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में समुद्र के रास्ते यूरोपीय देशों के लिए रवाना हुए थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। IOM के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीनों में इस समुद्री रास्ते पर 15 जहाज डूबने की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें करीब 126 लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। इस बीच दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि किम जोंग उन अमेरिका में होने वाली बैठक के दौरान किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। वहां अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के बीच एक बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर कोरिया पर लगाम लगाने की नई रणनीति बनाई जा सकती है। और दक्षिण कोरिया ने आशंका जताई कि इसी बात से बौखलाए किम जोंग उन इस बैठक के दौरान कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया के मीडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि इस हमले के लिए किम जोंग उन ने अपनी सेना को तैयार रहने के आदेश भी जारी कर दिए, जिसके बाद दक्षिण कोरिया को इस बैठक के दौरान मिसाइल हमले का डर सताने लगा, क्योंकि किम जोंग उन पहले भी इस पर बैलिस्टिक मिसाइल गिराने की चेतावनी दे चुके हैं। यही वजह रही कि अमेरिका में होने वाली बैठक पर खतरा मंडराने लगा। हालांकि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के इस दावे के बाद उस सैन्य अड्डे की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला ले लिया। इधर महाराष्ट्र के सोलापुर में 2 गुटों के बीच जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद उस इलाके में तनाव बढ़ गया और वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। क्योंकि 2 गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी और झड़प के बाद का जो वीडियो सामने आया, उसमें सड़क पर बड़े बड़े पत्थर बिखरे नजर आए, जबकि दूसरे वीडियो में वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी के सामने भी पत्थर पड़े दिखाई दिए। साथ ही उस वीडियो में सड़क पर चप्पलें भी पड़ी दिखी, जिसने सोलापुर में हुए जबरदस्त बवाल की तस्दीक कर दी। बताया गया कि किसी बात को लेकर वहां 2 गुटों में विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरों की बरसात कर दी, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं तनाव के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए, जबकि सुरक्षा बल के जवान भी वहां गश्त करते नजर आए। इस बीच केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्री ओडिशा में मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेने ओडिशा के पुरी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारामन ने इस दौरान ओडिशा के पुरी में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में रखे गए कुछ और कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत पौधारोपण अभियान भी शुरू किया गया। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी किए। केंद्र सरकार का मेरी माटी मेरा देश अभियान 30 अगस्त तक चलेगा। उधर चीन ने अमेरिका की पनडुब्बियों का तोड़ निकालने का दावा किया, जिससे दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि चीन ने दावा किया कि उसने पनडुब्बियों को खोजने वाली एक ऐसी मशीन तैयार कर ली है जो समंदर में छोटी से छोटी हलचल का भी पता लगा लेगी और समंदर की गहराई में छिपी परमाणु पनडुब्बियों को भी पलक झपकते ढूंढ लेगी, क्योंकि चीन ने नई तकनीक की मदद से पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए एक डिवाइस बनाने का दावा कर दिया और माना जा रहा है कि इससे दुश्मन देशों के खिलाफ रणनीति तैयार करना चीन के लिए आसान हो जाएगा। वहीं चीन के इस कदम से दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के लिए खतरा बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका अक्सर उस विवादित इलाके में अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भेजता रहता है और ये वजह रही कि अमेरिका को रोकने के लिए चीन ने ये खतरनाक प्लान बनाया। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने 2024 के चुनाव से पहले पार्टी के संगठन में कुछ बड़े बदलाव करने का ऐलान किया। कांग्रेस ने मुकुल वासनिक को गुजरात कांग्रेस का महासचिव और रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का महासचिव बनाने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने, इसलिए इस बदलाव को अहम माना जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान जयप्रकाश अग्रवाल के पास थी, जबकि गुजरात में रघु शर्मा कांग्रेस के प्रभारी थे। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मॉल में बने थिएटर का एसी खराब होने पर फिल्म देखने आए दर्शकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद तैनात सुरक्षा कर्मियों ने दर्शकों पर हमला कर दिया और उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटा, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें थिएटर के कई सुरक्षाकर्मी फिल्म देखने गए दर्शकों के साथ मारपीट करते दिखे। बताया गया कि गदर 2 फिल्म देखने आए दर्शकों ने एसी न चलने पर हंगामा किया और अपने पैसे वापस मांगे, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षाकर्मी उनसे भिड़ गए और उन्होंने दर्शकों की पिटाई शुरू कर दी। इस पूरे हंगामे के दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी। कई पुलिस वाले बीच बचाव भी करते दिखे, लेकिन थिएटर के सुरक्षाकर्मी दर्शकों से मारपीट करते रहे। इच्छाओं पर प्रश्न चिन्ह है, इच्छाओं पर प्रश्न चिन्ह है, अरमानों पर पहरे हैं। इच्छाओं पर प्रश्न चिन्ह है, अरमानों पर पहरे हैं। संबंधों से हमें मिले जो घाव बहुत ही गहरे हैं। सौभाग्य की एक बात कही अंबर ने, नई क्रांति की आज घोषणा कर दी है कुछ गूंगों ने।
सुनकर जो दौड़े आए वे सब के सब ही बहरे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।